गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं में जो पृष्ठ बैंक जारी की गई है। संभवतः इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उन्हीं पर चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो आप देखें और इसका पूरा फायदा लें। देखिए यहाँ पर 2022-23 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। इस प्रश्न बैंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं विमर्श पोर्टल के माध्यम से। लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं में रहेंगे पूर्णांक आपके 80 और समय होगा 3 घंटों का। कई बार विभाजन भी दिया गया है इसी में, तो मैं इन पर ज़्यादा विचार नहीं करूंगा और आपको नहीं समझाऊंगा। इससे कुछ पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु भी दी गई है, इस पर भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। इससे मैंने अलग से वीडियो बना दिया हूँ, वो आप देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो इकाई 1 से लेखांकन एक परिचय से संबंधित है। यह ब्लूप्रिंट जो है 22-23 के लिए इस अध्याय से कुल 6 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए ये तैयार किया गया है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि लेखांकन की शाखाएं हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, प्रबंध की लेखांकन है, अर्थात ये सभी लेखांकन की शाखाएं होती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा देखते हैं हम, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। यहाँ बताया गया है कि लेखांकन सूचना की गुणवत्ता को निर्धारित कौन सा तत्व नहीं करता है, तो विश्वसनीयता, सरलता, प्रासंगिकता या बोधगम्यता। तो सही जवाब हो जाएगा सरलता जो है ये निर्धारक तत्व नहीं होता है। तीसरा देखिए, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है। जो व्यापारी अपने ग्राहक को छूट देता उसे डूबत ऋण कहते हैं, कमीशन कहते हैं, बट्टा कहते हैं या दलाली कहते हैं। तो ग्राहक को जो छूट दी जाती है उसे हम बट्टा, कटौती या डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर नाम बताना होगा आपको, आविष्कार किसने किया है। तो पिकिल्स ने किया, लुकास पेशियोली ने किया, बॉर्टलीवाय ने किया या कार्टर ने किया। तो सही जवाब हो जाएगा लुकास पेशियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत 1494 में दिया था। और जो लुकास पेशियोली थे ये इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता है। आपको यहाँ पे जवाब देना है, जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो 5 का सही जवाब जो है आपको बताना है, संभावित नियोक्ता कहते हैं उनको, या लेनदार कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं या सरकार कहते हैं। तो जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं उनको हम प्रबंधक के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, प्रबंध करने वाले होते हैं। आगे देखिए, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है, यानी जो लेखांकन सूचना जो होती है तो बाहर के जो लोग हैं वो उपयोग नहीं करते। कौन? ऋणदाता नहीं करता, सरकार या लेनदार या प्रबंधक। तो यहाँ पर 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका जो प्रबंधक होते हैं ये आंतरिक होते हैं, बाह्य नहीं होते हैं। तो बाकी सब ऋणदाता, सरकार या लेनदार जो है ये बाह्य उपयोगकर्ता माने जाते हैं, लेकिन प्रबंधक जो है तो बिजनेस के अंदर या हमारे व्यवसाय के अंदर के ही व्यक्ति माने जाते हैं, रहते हैं। आगे देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। वित्तीय प्रकृति का नहीं कौन सा लेन देन आपको बताना है कि उधार संपत्ति खरीदना, नगद संपत्ति खरीदना, स्वामी द्वारा उधार से नगद निकालना या कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल कर देना। तो यहाँ पर हड़ताल करने में आपको मालूम है कि यहाँ वित्त की ज़रूरत नहीं होती, कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा वित्तीय प्रकृति का नहीं होगा कर्मचारी द्वारा हड़ताल करना। आगे देखते हैं, लेखांकन में लेखा होता है केवल वित्तीय लेन देनों का, केवल गैर वित्तीय लेन देनों का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देन का, स्वामी के निजी लेन देनों का। तो यहाँ पर कहा है कि लेखांकन में लेखा होता है, आपको बताना है किनका होता है। तो यहाँ पर केवल जो वित्तीय लेन देन होते हैं, आ नंबर का जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि वित्तीय लेन देन जो होते हैं इन्हीं का लेखा किया जाता है, गैर वित्तीय का नहीं किया जाता। यहाँ वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देन दोनों आ गए, इसलिए इसका भी नहीं होगा। और स्वामी के निजी लेन देन जो है इसका लेखा भी नहीं किया जाता।
सिर्फ वित्तीय जो लेन देन है इन्हीं का लेखांकन में लेखा किया जाएगा, उन्हीं को हम लिखते हैं। और हमारी एक मान्यता है मौद्रिक मापन की मान्यता, उसके अनुसार सिर्फ जिन व्यवहारों का मुद्रा में लेन देन होता है उन्हीं का लेखा यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेखांकन की शाखा नहीं है, आपको बताना है। वित्तीय लेखांकन, पुस्तपालन, प्रबंधकीय लेखांकन या दाल लागत लेखांकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुस्तपालन जो है ये लेखांकन का एक पहला भाग है, प्रारंभिक भाग पुस्तपालन कहलाता है, जिसे हम बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। और जहां पर बुक कीपिंग का कार्य पूरा हो जाता है वहीं से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए लेखांकन की शाखा पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, नगद बट्टा देय होता है, आपको यहाँ बताना पड़ेगा देय कब होता है। उधार क्रय के समय, उधार विक्रय के समय, नगद भुगतान के समय या किसी भी समय, यानी नगद बट्टा कब दिया जाता है ये आपको बताना है। तो नगद जब भुगतान होता है उस समय में हम यहाँ बट्टा देते हैं, जब भुगतान होता है यानी हमको पैसे मिलते हैं, जब हम बट्टा देते हैं यानी छूट देते हैं तो देय होता है नगद भुगतान के समय। पैसे जब हमको मिलते हैं तब हम उनमें से कुछ रुपए छोड़ देते हैं तो उसे देय कहेंगे, बट्टा देय यानी हमने छूट दे दी। आगे देखिए, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है या अस्थायी संपत्ति है। तो ख्याति यहाँ पर अमूर्त संपत्ति होती है। और मूर्त और अमूर्त आपको समझाते हैं कि अमूर्त वे संपत्तियाँ होती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उन्हें हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं। और मूर्त संपत्ति वे संपत्तियाँ होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम मूर्त संपत्ति के नाम से जानते हैं। तो ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसलिए ये अमूर्त संपत्ति होती है। ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अधिकार शुल्क ये सभी अमूर्त संपत्ति में आती है। आगे देखते हैं, धन का वह भाग जो स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है, विनियोजित किया जाता है यानी व्यापार में लगाया जाता है और अधिक लाभ कमाने के लिए लगाया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे, रोकड़ कहेंगे, संपत्ति कहेंगे या विनियोग कहेंगे। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा पूंजी, क्योंकि मालिक जो पैसा लगाता है उसे हम पूंजी के नाम से यहाँ जानते हैं, तो वह पूंजी कहलाएगा। देखिए अगला है, जब व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली जाती है तो उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहेंगे, मालिक ने यदि पैसे निकाल लिया निजी प्रयोग के लिए निकाल लिया तो उसे क्या कहेंगे, या फिर अपनी पुत्र की फीस के लिए निकाल लिया, घरेलू उपयोग के लिए निकाल लिया, यानी स्वयं के उपयोग के लिए यदि व्यापार से पैसा निकाल लेता है तो उसे आप क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे, पूंजी कहेंगे, नगद कहेंगे या विनियोग कहेंगे। तो यहाँ आ नंबर का सही जवाब हो जाएगा, उसे आहरण के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जिस व्यक्ति से उधार माल क्रय किया जाता है उसे कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिससे हम उधार माल क्रय करते हैं और जब हमने उधार माल क्रय किया है तो उसे कभी ना कभी पैसे देने होंगे और जिसे देना होता है वो लेनदार कहलाता है, उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे कहते हैं, यानी लाभ कमाने के लिए व्यापार में यदि वो व्यक्ति पूंजी लगा देगा तो उसको क्या कहेंगे, तो लेनदार कहेंगे, देनदार कहेंगे, विनियोगकर्ता कहेंगे या स्वामी कहेंगे। तो जो व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता उसे स्वामी या व्यापार का मालिक कहते हैं। देखिए अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ बहुत सावधानी से आपको जो खाली स्थान दिए गए इनको भरना है। जैसे एक व्यक्ति जिसे फर्म से रुपए देना है कहलाता है, यानी फर्म में रुपया देना है, जो हमारा व्यवसाय है उसमें पैसे मिलेंगे हमको, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर हमें देनदार कहेंगे क्योंकि पैसे उस व्यक्ति से हमको मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति देनदार यानी डेटर्स कहलाता है। अगला देखिए, लेन देनों को हिसाब की पुस्तक में दर्ज करना। जो हमारी हिसाब की पुस्तक है उसमें हम दर्ज करते हैं या लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रविष्टि कहते हैं या जर्नलाइजिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है।
अगला देखिए, व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान को खालिस्तान की संज्ञा की दी जाती है। यानी व्यापार जो होता है उसमें माल, जो वस्तु क्रय विक्रय करने के लिए लाया जाता है, मुद्रा यानी पैसा, या सेवा का पारस्परिक आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, उसे हम सौदा कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन की संज्ञा दी जाती है, सौदे की संज्ञा दी जाती है। आगे देखिए, भवन एक खालिस्तान संपत्ति है। तो भवन एक स्थायी और मूर्त संपत्ति है। स्थायी है क्योंकि लंबे समय तक व्यवसाय में रहेगी, और मूर्त इसलिए क्योंकि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए यह एक स्थायी संपत्ति है। तो दोनों ऑप्शन स्थायी या मूर्त संपत्ति है। संपत्ति का दायित्व पर अधिक खालिस्तान कहलाता है। अब यहाँ पे एक लेखांकन समीकरण आपने देखा होगा, और वो अक्सर करके आपको बताया जाता है, और वो लेखांकन समीकरण ये बताया जाता है कि संपत्ति जो होती है इसके बराबर पूंजी और दायित्व दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज का कि संपत्ति का दायित्व पर अधिक के, यानी यहाँ पे आपको बोल रहा है कि संपत्ति अधिक है और दायित्व कम है। तो दायित्व पर अधिक यानी संपत्ति अधिक है, दायित्व कम है, तो बचेगा क्या यहाँ पर? पूंजी। उसे हम अधिक को हम पूंजी के नाम से जानते हैं। और प्रारंभिक प्रविष्टि कभी करते हैं तो आपने देखा है कि संपत्ति डेबिट की जाती है और दायित्व क्रेडिट किए जाते हैं, और जो डिस्टेंस आता है उसी को तो हम यहाँ पे पूंजी कहते हैं। और यदि दायित्व अधिक हो जाए यहाँ पर और संपत्ति कम हो जाए तो जो डिफरेंस निकलता है उसे हम ख्याति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोनों चीज आपको समझना है। आगे देखिए, पुस्तपालन व्यवसायिक खालिस्तान को लिखने की कला है। तो पुस्तपालन जो है व्यवसायिक, यहाँ पर व्यवसायिक को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक मिनट, पुस्तपालन व्यवसायिक लेन देन कह सकते हैं। व्यवसायिक लेन देन या सौदे को लिखने की कला है। सौदे कहेंगे या फिर लेन देन कहेंगे, यहाँ बिल्कुल सही। और जो लेखांकन अवधि होती है वो महीने में पूछा है। यदि यहाँ पे लेखांकन अवधि खालिस्तान की होती है कहता तो 1 वर्ष की होती कह सकते हैं। या महीने पूछा है तो आपको मालूम है कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 महीने की होती है। पुस्तपालन में केवल खालिस्तान घटनाओं का लेखा होता है। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनका ही लेखा यहाँ पे किया जाता है? तो पुस्तपालन में केवल आर्थिक या फिर जिनको मुद्रा में हम प्रकट कर सकते हैं, मौद्रिक घटनाओं का लेखा किया जा सकता है या आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। आगे देखिए, खालिस्तान बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। यानी ऐसा कौन सा बट्टा होता है जिसका लेखा हम पुस्तकों में नहीं करते हैं? तो ऐसे बट्टे को हम व्यापारिक बट्टे के नाम से जानते हैं, उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। और बट्टा खालिस्तान प्रकार का होता है। तो बट्टे को आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है बट्टे। पहला होता है व्यापारिक बट्टा और दूसरा होता है नगद बट्टा। आगे देखिए, नगद राशि अथवा माल जो स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाला जाता उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम क्या कहा है कि नगद राशि अथवा माल जो स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाल लिया जाता है उसे हम आहरण कहते हैं। हमने इससे पहले विकल्प में भी देखा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे खालिस्तान में भी रिपीट हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए, अगला, व्यक्ति जो व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी लगाता है। लाभ कमाने के लिए व्यापार में पूंजी लगाया उसे हम स्वामी या मालिक कहते हैं। यहाँ पर स्वामी या मालिक कहेंगे। अगला देखिए, लेखांकन की खालिस्तान शाखाएं होती है। तो लेखांकन की 3 शाखाएं होती है जिन पर हमने चर्चा भी की है आपसे पहले अभी विकल्पों में। प्राप्त विपत्र खालिस्तान संपत्ति है। तो जो प्राप्त विपत्र हुआ है ये मूर्त या चल संपत्ति, चालू संपत्ति के नाम से जाना जाता है। चालू संपत्ति इसलिए कहते हैं या चल संपत्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष के अंदर रुपयों में यानी रुपए इसके बना लिए जाते हैं, या जो भी जिस व्यक्ति से लिखाया जाता है वो व्यक्ति हमें पैसे दे देता है, इसलिए ये चालू संपत्ति कहलाती है।
प्राप्त विपत्र और देय विपत्र, दो प्रकार के विपत्र आपने समझे हैं। तो ये प्राप्त विपत्र जो है तो पैसे मिलते हैं हमको, इसलिए ये क्या है, चल संपत्ति है। और देय विपत्र जो है वो चल दायित्व हो जाता है, क्योंकि उसे 1 साल के अंदर उनसे रुपए भुगतान करने होते हैं। आगे देखिए, फर्नीचर एक खालिस्तान संपत्ति है। तो फर्नीचर एक स्थायी मूर्त संपत्ति है, क्योंकि ये दिखाई देती है, स्थायी और मूर्त संपत्ति है। ये आपके विकल्प हो गए। अब देखिए सही जोड़ी में बात करते हैं हम। जो ख्याति की बात करते हैं तो ख्याति कैसी संपत्ति है, तो ख्याति आपके लिए एक अमूर्त संपत्ति है। फर्नीचर जो है तो फर्नीचर आपको मालूम है कि यह एक मूर्त संपत्ति होती है। कार्यशील पूंजी की बात करते हैं तो चल संपत्ति माइनस चालू दायित्व का जो योग होता है वो कार्यशील पूंजी कहलाता है, कि जितनी भी चालू संपत्ति हमारी और जितनी भी चालू दायित्व है, इन दोनों का अंतर ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। स्कंद की बात कर लेते हैं कि स्कंद जो होता है तो यह जो शेष माल बचता है उसे हम स्कंद के नाम से जानते हैं। और देनदार के लिए आपके पास बचता है, जो देनदार होते हैं उन्हें उधार विक्रय किया जाता है और बाद में ये हमें पैसे दे देते हैं, इसलिए ये देनदार कहलाते हैं। दूसरा, और यहाँ पे टेबल दिया यानी सही जोड़ी दिया है। देनदार का संबंध किससे होगा, तो देनदार का संबंध आप जानते हैं यहाँ पर चल संपत्ति से होगा, क्योंकि चालू संपत्ति ये लेनदार जो है ये चालू दायित्व का संबंध हो जाएगा यहाँ पर। और पेटेंट जो है ये अमूर्त संपत्तियाँ हो जाएगी और भूमि जो है ये मूर्त संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि ये भूमि एक स्थायी संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है, दिखाई देने वाली है। और लागत लेखांकन जो है ये लेखाकर्म की एक शाखा होती है। तीसरी यहाँ पे टेबल दी गई है सही जोड़ी मिलाने के लिए कि विक्रय मूल्य में रियायत, यानी जो माल हम बेचते हैं, बेचते समय हमको जो रियायत दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कटौती या बट्टे के नाम से जानते हैं। दूसरा, वित्तीय लेखांकन की बात करें तो वित्तीय लेखांकन जो है ये लेखांकन की एक शाखा है। लुकास पेसियोली जो है इसे दोहरा लेखा प्रणाली के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ये इटली के निवासी थे। 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ इन्होंने किया था। अपनी एक पुस्तक लिखी थी, दी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस नाम की पुस्तक लिखी थी। इनमें इन्होंने पूरी यहाँ बात लिखी थी, तब इसे दोहरा लेखा प्रणाली के जनक हैं ये। बैंक अधिविकर्ष की बात करें तो बैंक अधिविकर्ष जो होता है ये चालू दायित्व होता है, क्योंकि अधिविकर्ष का जो पैसा है, अधिविकर्ष यानी हमने बैंक से अधिक पैसे निकाल लिए हमारी क्रेडिट पर, तो उसे जमा करना होता है बहुत जल्द, 2-4 महीने में, यानी 12 माह के अंदर जमा करना होता है, इसलिए चालू दायित्व है। और ऋण पत्रों की बात करें तो ऋण पत्र दीर्घकालीन दायित्व होते हैं, क्योंकि ये लंबे समय के लिए पैसे ऋण के रूप में लिए जाते हैं। ये तो थे हमारी सही जोड़ी। अब देखिए सत्य असत्य की बात करते हैं। और सत्य असत्य में पहला जो है नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। यह नगद बट्टा जो है इसका लेखा पुस्तक में किया जाता है, एकदम सही जवाब है। दूसरा, नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि जो हम बिजनेस में पैसे दिए हैं, कुछ माल उधार बेचे हैं, उसका पैसा हमें शीघ्र मिल जाए, और वो शीघ्र मिल जाए इसके लिए प्रलोभन देने के लिए हम नगद बट्टा देते हैं, तो एकदम सही जवाब हो जाएगा। तीसरा, नगद बट्टा बीजक में नहीं दर्शाया जाता है, ये भी सत्य है, बीजक में इसे नहीं दिखाया जाता है। और बट्टा 2 प्रकार का होता है, यह भी सही है। पांचवा देखिए आप, पांचवा यहाँ लिखा है कि वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा असत्य। वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। 1 मिनट, वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है, यानी उधार माल जो व्यक्ति खरीदता है उसे हम लेनदार कहते हैं, ये सत्य है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है हमसे। देखिए वह लेनदार ही कहलाता है, यहाँ पर उसे हम लेनदार के नाम से जानते हैं। वह व्यक्ति जिसे उधार माल
खरीदा जाता है। यहाँ कहा कि उधार माल क्रय करता है और उधार माल खरीदा जाता है। खरीदा जाता है वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी, हम इसको पुनः आपको समझाते हैं। देखिए, वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है, उधार माल क्रय करता, उसे लेनदार कहते हैं नहीं। वह समझ के बताते हैं जरा। वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है, हाँ बिल्कुल, ये असत्य है, वो देनदार कहलाता है। और ये जो जिससे खरीदा जाता है उसे हम लेनदार कहते हैं। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति बनाई, यानी हमसे जो खरीदेगा वो हमारा देनदार हो जाएगा, लेनदार नहीं होगा, और जो हम जिससे खरीदेंगे वो लेनदार हो जाएगा, देनदार नहीं होगा, इसलिए इसे उल्टा लिख दिया। तो आप यहाँ पे सावधान रहें, इस प्रकार की भाषा उपयोग कर ली जाती है। अगला देखिए, किसी लेन देन के संपत्ति में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। तो उसे बिल्कुल सही है, सत्य है, ये प्रमाणक कहते हैं, बीजक कहते हैं। लेखांकन की 3 शाखाएं होती है, ये भी सत्य है, 3 शाखाएं होती है लेखांकन की। और अगला बोला है प्रबंधक लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, सत्य है। निवेशक लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। जो निवेशक होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, वो बाह्य उपयोगकर्ता हो सकते हैं। लेनदार लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि जो लेनदार होते हैं वो आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, वित्तीय विवरण में दी गई सूचना आर्थिक लेन देनों पर आधारित होती, जो आर्थिक लेन देन होते हैं हमारे, उन पर यहाँ पर आधारित होती है, तो ये सत्य है। अगला देखिए, लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापती है, बिल्कुल सत्य है। फर्नीचर एक चल संपत्ति है, तो फर्नीचर जो होता है फर्नीचर, वह चल नहीं, वह अचल संपत्ति है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा असत्य। और प्राप्य विपत्र एक अचल संपत्ति है, ये भी हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो प्राप्य विपत्र है यह अचल नहीं, यह चल संपत्ति है। और फर्नीचर जो होता है वह अचल संपत्ति है, अर्थात जो चलायमान होती है वो चल संपत्ति होती है, और जो चलायमान नहीं होती है वो अचल संपत्ति होती है। एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो पुस्तपालन की लेखा प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हमने आपको बताया है, लुकास पेशियोली ने किया है। लुकास पेशियोली जो थे वो इटली के वेनिस नगर निवासी थे। 1494 में इन्होंने अपनी दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने जाते हैं, और पुस्तपालन के भी यही जनक होते हैं। आगे देखिए, लेखांकन की कितनी शाखाएं हैं? तो लेखांकन की 3 शाखाएं हैं। और बट्टा कितने प्रकार का होता है? तो बट्टा 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन वही आपसे रिपीट दोबारा पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। किस बट्टे का लेखा पुस्तक में नहीं किया जाता, यानी कौन सा बट्टा है जिसका लेखा हम पुस्तक में नहीं करते हैं, जिसे पुस्तक में नहीं लिखते हैं, तो उसे हम व्यापारिक बट्टे के नाम से जानते हैं। किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? तो जिसका किया जाता है उसे हम नगद बट्टे के नाम से जानते हैं। व्यवसाय के वार्षिक लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो जो व्यवसाय है उसका वार्षिक लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए हम लाभ हानि खाता बनाते हैं। इस लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाते हैं, जिससे हमें लाभ, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो वित्तीय विवरण बनाया जाता है, जिसे हम चिट्ठी के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये वर्ष के अंतिम दिन तैयार कर दिया जाता है। अगला देखिए, वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है उसे कहते हैं
जिससे हमने उधार माल खरीदा है उस व्यक्ति को हम लेनदार के नाम से जानते हैं, उसे हम लेनदार कहते हैं। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे हम स्वामी कहते हैं। इसी प्रकार व्यापारी द्वारा ग्राहक को छूट देना कहलाता है। जो छूट दी जाती है उसे हम पट्टे के नाम से जानते हैं या कटौती कहते हैं। वही खाते का संबंध किस प्रकार के व्यवहारों से होता है? तो मौद्रिक व्यवहारों से होता है या आर्थिक व्यवहारों से होता है, अर्थात जिनका रुपए में लेन देन होता है वही हम वही खाते में लिखते हैं। वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है कहलाता है। जिसको हम उधार माल बेचते हैं वह व्यक्ति हमारा देनदार कहलाता है, उसे हम देनदार कहते हैं। अगला देखिए, स्वामी जब निजी प्रयोग हेतु वस्तु या नगद निकालता है जो उसे कहते हैं तो उसे हम आहरण के नाम से जानते हैं। संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? तो संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य जो है वो पूंजी कहलाता है। अगला देखिए, वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता है उन्हें दो भागों में बांटा है, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। अगला देखिए, एक लेखांकन वर्ष में व्यय पर आमदनी का आधिक्य क्या कहलाता है? यानी जो व्यय है और जो आय हुई है, तो व्यय पर आमदनी का जो आधिक्य यानी आय अधिक है तो व्यय कम है, तो हमको क्या होगा? लाभ हो जाएगा, उसे हम लाभ कहते हैं। अगला देखिए, पूंजी को चिट्ठे के किस पक्ष में दर्शाया जाता है? तो पूंजी को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। आगे देखिए, किसी अवधि की संबंधित आगम से व्यय के आधिक्य को क्या कहते हैं? यहाँ पे कहा गया है कि जो आगम है उसका जो व्यय है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे हम हानि कहेंगे कि यहाँ पर व्यय अधिक हो गया है और आय कम हो गई है, उसे हम हानि कहते हैं। किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को क्या कहते हैं? यानी जो विलेख बनाया जाता है, जो लिखा जाता है उसे प्रमाणक या बाउचर के नाम से जाना जाता है। ये थे बहुविकल्पी क्वेश्चन जिन पर हमने चर्चा किए। इकाई 2 की बात करते हैं हम यहाँ पर, और इकाई 2 में है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। जो सैद्धांतिक आधार 22-23 के लिए यानी सत्र 22-23 के लिए कुल 6 अंकों के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है, तो दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत दो खातों के दो पक्ष, खातों पर प्रभाव, दोनों खातों में लेखा, उपयुक्त सभी, तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए, लेखांकन सिद्धांत है लिखित है, अलिखित है, सर्वमान्य है या इच्छा अनुसार है? तो जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं वो अलिखित है। लेखांकन के सिद्धांत, यहाँ कोई सिद्धांत जैसे नहीं है, इसे सिर्फ परंपरा मान्यता के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए? एकरूपता, सरलता, सतर्कता या पूर्ण प्रकटीकरण? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा एकरूपता। एकरूपता के अनुसार लेखांकन पद्धति का पालन करना चाहिए। निम्न में से कौन सा खाता नाम मात्र का खाता है? बैंक खाता, फर्नीचर खाता, वेतन खाता या मशीनरी खाता? तो बैंक खाता व्यक्तिगत खाता है, फर्नीचर खाता वास्तविक खाता है, वेतन खाता नाम मात्र का खाता है, मशीन खाता वास्तविक खाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेतन खाता नाम मात्र का खाता है। वेतन, मजदूरी, कमीशन, बोनस ये सभी नाम मात्र के खाते होते हैं। पूंजी किस खाते के अंतर्गत आती है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी जो है वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है। अगला देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? लुकास पेसियोली ने, प्रोफेसर मार्शल ने, जे.आर. बॉटलीवाय ने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने? तो सही जवाब लुकास पेसियोली ने 1494 में आविष्कार किया था। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1294, 1394, 1494, 1543। सही जवाब ऑप्शन सी 1494 में किया गया था। संपत्ति धन दायित्व बराबर पूंजी, यह किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत पर, मिलान का सिद्धांत पर, आगम पहचान सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरा लेखा सिद्धांत पर। आगे देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी थे अमेरिका के, फ्रांस के, इटली के या ब्रिटेन के। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा जो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक है लुकास पेसियोली, ये इटली के निवासी थे। वेनिस नगर यहाँ का शहर है, वहाँ के निवासी थे। आगम की पहचान के आधार पर रोकड़ का आधार, विक्रय का आधार, उत्पादन का आधार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आगम की पहचान के आधार पर रोकड़ आधार पर बनाया जाता, विक्रय भी आधार बनाया जाता, उत्पादन का आधार ही बनाया जाता, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर, चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यापार खालिस्तान तक चलेगा। तो यहाँ पर अनिश्चित काल तक चलते रहेगा, यानी जीवन काल अनिश्चित रहेगा। प्रत्येक नाम के लिए खालिस्तान होना आवश्यक है, तो प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक। जमा अर्थात क्रेडिट, नाम यानी होता है डेबिट, डेबिट के लिए क्रेडिट होना अनिवार्य होता है, तभी हम दोहरा लेखा कर पाएंगे। लेखांकन समीकरण खालिस्तान अवधारणा पर आधारित है। तो जो लेखांकन समीकरण होता है ये दोहरा लेखा अवधारणा पर आधारित होता है। संपत्ति का योग हमेशा पूंजी व दायित्व के खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर संपत्ति का योग पूंजी व दायित्व के बराबर या समान होता है। लेखांकन के खालिस्तान वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देश देते हैं। तो लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं वो वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देश देते हैं। छठवां, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग खालिस्तान वर्ष में किया गया। तो 1400 दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग 1494 में सबसे पहली बार किया गया था। हमने आपको बताया था इटली के वेनिस नगर में इन्होंने लुकास पेसियोली जी ने अपनी पुस्तक में ये सब लिखा था। पुस्तक का नाम भी बताया था, दी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस। अगला देखिए, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता व्यवसाय में पूंजी को खालिस्तान मानती है। तो यहाँ अस्तित्व की मान्यता जो है पूंजी को ऋण जैसा मानती है, क्योंकि पूंजी जो है वो मालिक का दिया हुआ पैसा है। इसलिए ये मान्यता कहती है कि जो व्यापार के मालिक ने पैसा दिया है उसे आप पूंजी मानिए और ऋण मानिए और उसे लिखिए पूंजी। इसी अवधारणा के कारण ही तो हम पूंजी को दायित्व मानते हैं। यहाँ पर संपत्ति बराबर पूंजी धन दायित्व होगा और संपत्ति बराबर दायित्व धन यहाँ पर पूंजी होगा। यही लेखांकन समीकरण है। और लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। ये थे रिक्त स्थान। सही जोड़ी की बात करते हैं और देखिए, पहले रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत कहता है कि संभावित जो हानियां हैं उनकी व्यवस्था कर लें, लेकिन लाभों की प्रत्याशा न करें, अर्थात ये संभावित हानियों से संबंधित हो जाएगा। स्थिरता का जो सिद्धांत हो जाएगा, यह तुलनात्मक जो अध्ययन है हमारा, उस अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। और देखिए, स्थायी संपत्ति का जो सिद्धांत है, ये चालू व्यवसाय की अवधारणा हो जाएगी हमारी। और आगम के व्यय की तुलना वाली बात करें तो यहाँ पर मिलान की अवधारणा से इसे संबंधित है। मिलान का सिद्धांत मिलान की अवधारणा से संबंधित हो जाएगा। और एक वित्तीय वर्ष जो होगा लेखांकन की ये मान्यता हो जाएगी, यानी लेखांकन की अवधि हो जाएगी, ये ज नंबर का हो जाएगा। उपार्जन की अवधारणा की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उपार्जन की अवधारणा देखिए यहाँ पर मिलान का सिद्धांत हो जाएगा। ई जो है ये हो जाएगा। डेबिट व क्रेडिट का जो संबंध हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का संबंध जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली के दो पक्ष में ही डेबिट क्रेडिट होते हैं। और लागत अवधारणा की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए संपत्ति का कुल क्रय हो जाएगा। लागत की अवधारणा, जो लागत है वही
क्रय से लागत निकलती है। और संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा की यदि हम बात करते हैं तो संपत्ति का लागत मूल्य पर लेखा जो है इसी को हम ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और संभावित दायित्व जो होते हैं वो पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत इसे रखे जाते हैं। इस प्रकार हमने इसे मिला दिया सही जोड़ी पूरी। अब सत्य असत्य की बात करते हैं और सत्य असत्य में देखिए पहला जो है लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है, बिल्कुल सत्य है, सही जवाब है, मानव द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा लेखांकन प्रमाप लेखांकन नीतियों में असमानता लाता है, जो नीतियां होती उसमें असमानता लाता है, गलत बात है। लेखांकन प्रमाप लेखांकन नीतियों में असमानता नहीं लाता, समानता लाता है, एक रूपता लाता है। तीसरा लेखांकन प्रमाप मौलिक विवरण होते हैं, तो जो मौलिक विवरण है उन्हीं को हम लेखांकन प्रमाप के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर। अगला देखिए दोहरा लेखा प्रणाली बहुत खर्चीली है, ये सत्य है। दोहरा लेखा प्रणाली खर्चीली होती है, प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, सत्य है। दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। पूंजी व्यवसाय के लिए एक दायित्व है, ये भी बिल्कुल सही है। किराया खाता व्यक्तिगत खाता है, तो ये गलत है। किराया खाता जो होता है वो नाम मात्र का खाता होता है। डूबत ऋण व्यवसाय की हानि है, बिल्कुल सही जवाब है। दोहरा लेखा प्रणाली में लेखे 2 बार किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, यह लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? तो वह लेखांकन की व्यावसायिक अस्तित्व की मान्यता जो होती है इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है? तो सतत व्यवसाय की अवधारणा में लेखांकन जो अवधि होती है वो अनिश्चितकालीन होती है, निरंतर काल तक व्यवसाय चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, यही अवधारणा कहती है सतत व्यवसाय की। आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है, तो जो आयकर यानी इनकम टैक्स है तो इसमें लेखा अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पे होती है। आयकर की दृष्टि से इनकम टैक्स की दृष्टि से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। और देखिए दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित होती है? तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होती है। आगे देखिए लेखांकन के किस आधार में रोकड़ व उधार लेन देन में भेद नहीं किया जाता है? कौन सी अवधारणा जिसमें रोकड़ और उधार में हम भेद नहीं करते हैं? तो यह उपार्जन अवधारणा है जिसमें हम भेद नहीं करते हैं, उपार्जन अवधारणा। अब देखिए किस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है? गुणात्मक का हम लेखा यहाँ पे नहीं किए करते हैं, वो मुद्रा मापन का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें गुणात्मक व्यवहारों का कि लेखांकन में गुण यदि है तो उनका लेखा नहीं करते हैं। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो सन 1977 में हुई है। इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा किए हैं। और अगला देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? तो लुकास पेसियोली हैं। और लेखांकन में किस प्रकार के लेन देनों को लिखा जाता है? तो लेखांकन में मौद्रिक या आर्थिक लेन देनों को लिखा जाता है। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो वित्तीय वर्ष की अवधि 1 वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर इकाई 3 लेन देनों का अभिलेखन। और लेन देनों का अभिलेखन पहला है, इसमें कुल जो अध्याय है इसमें परीक्षा में कुल 10 अंक के पूछे जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करें इसमें तो 4 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सही विकल्प की बात करते हैं। प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रमाणक कहते हैं। और वित्तीय लेन देनों के लिखित साक्ष्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम मूल प्रलेख कहते हैं। और प्रमाणक जिसका संबंध रोकड़ से नहीं होता है, जिसका रोकड़ से संबंध नहीं होता उसे हस्तांतरण प्रमाणक कहते हैं।
जमा पत्रक यानी क्रेडिट नोट बनाया जाता है। बहुत आईएमपी है और अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है कि जमा पत्रक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जो विक्रेता होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो इसमें जो स नंबर का ऑप्शन है हमारा संपत्ति बराबर दायित्व ऋण पूंजी, एक गलत है, क्योंकि दायित्व धन पूंजी यानी संपत्ति होती है। परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को बांटा जाता है, तो खातों को जो बांटा जाता है वो 3 भागों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के खाते में बांटा जाता है। नाम मात्र के खाते का संबंध होता है आय एवं व्यय से, इसका संबंध होता है, क्योंकि आय और व्यय का ही यहाँ पर लेखा किया जाता है। नकल वही में लेखा किस पुस्तक से किया जाता है, यानी नकल वही जर्नल बनाने से पहले कौन सी पुस्तक बनाई जाती है, तो उसे स्मारक पुस्तक, व्यर्थ बुक या मेमोरेंडम बुक के नाम से जाना जाता है। जर्नल में एंट्री इसी की सहायता से की जाती है। माल दान में देने पर क्रेडिट किया जाता है, तो जब माल को दान में देते हैं तो क्रय खाता को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगला देखिए, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उधार ली गई रकम को से क्रेडिट किया जाता है। जो कौन सी रकम होती है जिससे यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है आपको बताना है, तो यहाँ पर जो ऋण खाता है इससे क्रेडिट कर देते हैं। और खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है उसे पूंजी खाते के नाम से जानते हैं। और माल खाते का शेष अंतरित किया जाता है। जो माल खाता है उसका शेष व्यापार खाते में अंतरित किया जाता है। खातों का शेष निकाला जाता है व्यापारिक वर्ष के प्रारंभ में, व्यापारिक वर्ष के मध्य में, व्यापारिक वर्ष के अंत में या व्यापारिक वर्ष में कभी भी। जो खातों का शेष होता है वो कब निकाला जाता है, तो व्यापारिक वर्ष के अंत में यहाँ पर निकाला जाता है। सभी नाममात्र के खाते बंद किए जाते हैं। किस खाते में नाममात्र के खाते को बंद किया जाता है, तो नाममात्र के खाते को बंद करते समय आपको पता है कि व्यापार एवं लाभानी खाता जो होता है उसमें हम सभी नाममात्र के खाते को बंद कर देते हैं। तो सा नंबर का ऑप्शन है ये सही जवाब हो जाएगा। इसमें हस्तांतरण नाममात्र के खाते को कर देते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन से खाते का क्रेडिट शेष होता है। ऐसा कौन सा खाता होता है जिसका शेष जो है क्रेडिट दिखाता है, तो वो पूंजी खाता होता है, क्योंकि ये दायित्व है और इसका शेष क्रेडिट दिखाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेबिट प्रमाणक व्यवसाय द्वारा किए गए खालिस्तान के लिए बनाया जाता है। तो डेबिट जो प्रमाणक है तो व्यवसाय द्वारा किए गए नगद भुगतान के लिए बनाए जाते हैं। अगला देखिए, आधुनिक पद्धति के अनुसार खातों को खालिस्तान वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर खातों को बांटने के लिए 5 वर्गों में यहाँ पे बांटा जाता है। और पूंजी धन दायित्व बराबर यहाँ पर हो जाएगा संपत्ति, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और व्यापार में लाभ होने पर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। व्यापारी द्वारा आहरण करने पर पूंजी में खालिस्तान होती है, तो यहाँ पर कमी हो जाएगी। और दायित्व में वृद्धि का लेखा क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। खालिस्तान प्रारंभिक लेखांकन की पुस्तक है, तो यहाँ पर नकल वही जो होती है या रोजनामचा जो होता है वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। व्यय के भुगतान से पूंजी में खालिस्तान होता है, तो व्यय के भुगतान से पूंजी में कमी हो जाती है क्योंकि पैसा चला जाता है। दायित्व खाते का शेष खालिस्तान होता है, तो जो दायित्व होता है उस खाते का शेष क्रेडिट शेष होता है। संपत्ति खाते का शेष डेबिट होता है। नकल वही के आधार पर खालिस्तान में लेखा किया जाता है, तो नकल वही के आधार पर खाता वही यानी लेजर में लिखा जाता है। और नाममात्र खाते के शेष डेबिट व क्रेडिट हो सकते हैं। जो नाममात्र खाता होता है उसका शेष डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। खाता वही में सौदों की खालिस्तान नहीं लिखी जाती, तो खाता वही में सौदों की क्या नहीं लिखी जाती, तो यहाँ पर सौदों की व्याख्या नहीं लिखी जाती। जो लेजर होता है इसमें नरेशन नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे व्याख्या नहीं लिखी जाती।
और खाता वही खालिस्तान की पुस्तक है। तो खाता वही वर्गीकरण की पुस्तक कहेंगे, क्योंकि जो वर्गीकरण होता है उसे यहाँ पर लिख दिया जाता है। और आगे देखिए, लिखा है कि वही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं, जिसमें सही प्रकार के हम खाते रख लेते हैं, उसे हम खाता वही के नाम से जानते हैं या खाता वही कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर प्रमाणक का जो संबंध हो जाएगा वो लिखित प्रलेख से हो जाएगा। गैर रोकड़ सौदे का हस्तांतरण प्रमाणक कहलाता है ये। और नगद भुगतान की यदि हम बात करते हैं तो डेबिट प्रमाणक है ये। और नगद प्राप्ति हेतु आपको मालूम है कि जो नगद प्राप्ति होगी उसको हम क्रेडिट प्रमाणक कहते हैं। और प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तक है उसे नकल वही कहते हैं। वर्गीकरण की जो पुस्तक है उसे हम खाता वही कहते हैं। सौदों का संक्षिप्त विवरण जहाँ लिखा जाता है उसको हम व्याख्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। संक्षिप्त विवरण को व्यक्तिगत जो खाता है वो आहरण खाता है, वास्तविक जो खाता है वो रोकड़ खाता है, नाम मात्र का जो खाता है वो वेतन खाता है, स्मारक पुस्तिका जो है हमारी वो है कच्ची वही के नाम से जानी जाती है। और मूल प्रलेख जो होगा बीजक एवं बिल जो है मूल प्रलेख है। आगे देखिए, अमूर्त वास्तविक खाता जो है हमारा वो ख्याति खाता है। मूर्त वास्तविक खाता जो है मूर्त है वो भवन है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता जो है वो बैंक है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता अदत्त वेतन खाता है। सत्य असत की बात करते हैं। पहला जो है मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। सत्य क्रय वापसी पर जमा पत्र बनाया जाता है, तो यह असत्य है। क्रय वापसी पर जमा यानी क्रेडिट नहीं बनाया जाता। क्रेडिट नोट नगद क्रय के लिए बीजक बनाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी असत्य हो जाएगा। चौथा जमा की पर्ची मूल प्रलेख है। जो जमा की पर्ची होती है वो मूल प्रलेख। एक मिनट, नगद क्रय के लिए तीसरा है नगद क्रय के लिए बिल्कुल सही, जमा की पर्ची मूल प्रलेख है। सत्य प्रमाणकों का लिखित होना आवश्यक नहीं है, ये असत्य। छठवां लेन देन का लिखित प्रमाण होना चाहिए। जो लेन देन है उसका लिखित प्रमाण होना चाहिए। सत्य है, नगद लेन देन के लिए हस्तांतरण प्रमाणक बनाया जाता है, तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। और प्रत्येक नकल प्रविष्टि के लिए व्याख्या जरूरी है, तो ये सत्य है। हम नरेशन लिखते हैं। नकल बही का पृष्ठांकन स्तंभ खतौनी से के समय भरा जाता है। जो हम खाता पृष्ठ बनाते हैं तो वो जब खतौनी करते हैं तब उसे हम भरते हैं, तो बिल्कुल सत्य सही जवाब हो जाएगा ये। और विक्रय वापसी पर लेनदार खाता क्रेडिट किया जाता है। जो विक्रय वापसी होती है उस समय यहाँ पर लेनदार का खाता क्रेडिट किया जाता है, ये गलत है क्योंकि हम यहाँ पे लेनदार नहीं देनदार का करते हैं। व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष देनदार कहलाता है। जो व्यक्तिगत खाता है इसका जो शेष रहेगा वो देनदार कहलाता है, तो ये सत्य है। और खाता वही को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये असत्य हो गया। अगला देखिए, नाम मात्र के खातों का शेष अगले वर्ष आगे लाया जाता है। तो जो नाम मात्र के खाते होते हैं उनका शेष अगले वर्ष नहीं ले जाया जाता, गलत है। बैंक खाता एक वास्तविक खाता है, असत्य है। और खाता वही में व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सत्य है क्योंकि वहाँ पर व्याख्या नहीं लिखी जाती है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए पहला लिखा नाम पत्रक यानी डेबिट नोट कौन बनाता है, तो यहाँ पर नाम पत्रक या डेबिट नोट बनाने वाला जो होता है वो क्रेता होता है, वो बनाता है। मुख्य रूप से प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से जो प्रमाणक है ये 2 प्रकार के होते हैं। लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, तो यह द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। और आगे लिखा कौन सी पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा जाता है, तो वह आधुनिक पद्धति में बांटा जाता है।
और संपत्ति में वृद्धि का लेखा किस पक्ष में किया जाएगा, तो डेबिट पक्ष में। दायित्व में कमी का लेखा किस पक्ष में किया जाएगा, तो दायित्व में यदि कमी होती है तो भी वह डेबिट में लिखा जाएगा। और नगद बट्टा कब दिया जाता है, तो नगद भुगतान प्राप्त करते समय। और माल दान में देने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो दान खाता ही डेबिट किया जाएगा। आगे देखिए, नकल वही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं, तो यहाँ पर 5 कॉलम या खाने होते हैं नकल वही में। इसके बाद में आप देखिए, रोकड़ बैंक में जमा करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो आपने यदि बैंक में रोकड़ जमा किया है तो बैंक खाता यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। उधार माल क्रय करने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ पे लेनदार का खाता क्रेडिट किया जाएगा। संपत्ति बेचने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, तो संपत्ति आप बेचोगे तो बेचते समय क्रेडिट करने वाला खाता जो है वो संपत्ति खाता ही क्रेडिट किया जाता है। खाते के कितने पक्ष होते हैं, तो खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। परंपरागत वर्गीकरण में खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो परंपरागत खाते में 3 प्रकार के होते हैं। और खाता वही में लेन देनों को लिखना क्या कहलाता है, तो खाता वही में लेन देनों को लिखना खतौनी कहलाता है, या इसे हम खतौनी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम खतौनी, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।